नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अखिलेश यादव और आजम खान का लोकसभा की सदस्यता छोड़ना ये बता रहा है कि 2024 आम चुनाव को लेकर अखिलेश यादव यूपी में सियासी जमीन को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, जुलाई में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी उनकी नजर है। अखिलेश यादव का दिल्ली छोड़कर लखनऊ आना ये बता रहा है कि वो अब विधानसभा में सरकार को हर मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक घेरने की तैयारी में भी हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश आजम के विधायक बने रहने का फैसला आखिर क्यों लिया गया? अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष बनने से क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा? विधानसभा में सीएम योगी को क्या अखिलेश यादव चुनौती दे पाएंगे? 24 के चुनाव में जमीनी आधार अभी से इसकी अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं क्या? राज्यसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी क्या अखिलेश यादव की तरफ से यहां साधने की कोशिश उसकी की जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये बड़ा सवाल बना हुआ था कि अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक रहना पसंद करेंगे या आजमगढ़ से सांसद। लेकिन अखिलेश ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि वो करहल से विधायक बने रहेंगे। वो अब सिर्फ विधानसभा में पार्टी को लीड करेंगे। अखिलेश यादव पर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन 2022 में मिली करारी हार ने अखिलेश यादव को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने संसद सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है और वो विधानसभा में पार्टी को लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश के ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? माना जा रहा है कि 2027 को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी के लिए केंद्र की राजनीति से अधिक यूपी में पकड़ मजबूत करना जरूरी है। यूपी में इस बार अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, ताकि बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेर कर पार्टी को बढ़त मिल सके। अखिलेश के इस्तीफे के पीछे राज्यसभा चुनाव को भी वजह माना जा रहा है। दरअसल यूपी के कोटे से 11 सीटें जुलाई में खाली होने जा रही हैं, जिन पर चुनाव होगा। इनमें से 10 पर तो नतीजे लगभग साफ हैं। इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है, तो 3 सीटें एसपी के खाते में आसानी से जाएंगी। लेकिन 11वीं सीट पर कौन बाजी मारेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी वजह से अखिलेश ने विधानसभा में वोट बढ़ाने के लिए लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा सीट को बचाना जरूरी समझा। विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद समाजवादी पार्टी अब राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में पार्टी के एक एक विधायक की अहमियत बढ़ जाती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिलवा दिया है, जबकि वो विधायक बने रहेंगे। हालांकि अखिलेश की नजर 2024 के चुनाव पर भी है और इसके लिए वो यूपी में रहकर जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। एक और हार से बचने के लिए संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश और आजम के लोकसभा से इस्तीफे के बाद अब लोकसभा में एसपी सांसदों की संख्या 3 रह गई है। 2024 में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बता दिया है कि वो अब सिर्फ विधानसभा में पार्टी को लीड करेंगे। वह अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब माना जा रहा है कि एसपी आजमगढ़ से रमाकांत यादव को उतार सकती है टीम न्यूज स्टेट। इसी चर्चा पर हमारे साथ आनंद दुबे जी प्रवक्ता बीजेपी के, भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार और साथ साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अविनाश सिंह भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। सबसे पहला एनके सर, सवाल आपसे ही, अखिलेश यादव क्या 24 पर निगाहें टिकाए हुए हैं या फिर 27 तक की तैयारी है? और उनकी इस रणनीति से बीजेपी पर दबाव कितना बढ़ने वाला है? बड़ा अच्छा का पूछा आपने। दरअसल ये दोनों एस्पेक्ट है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 24 हमारे पास एक टच स्टोन है और आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव धीरे धीरे बाईपोलर होते जा रहे हैं। अगर आप इसके चुनाव की अरिथमेटिक को देखें जो अभी आया है, जो अभी अध्ययन आया है,
उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक पोटेंशियल है और छोटी जितनी भी पार्टियां हैं उनका वोट या तो बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा है या वो वोट अखिलेश यादव की पार्टी में ट्रांसफर हो रहा है। आप सोचिए 32-33% वोट अगर अखिलेश यादव को मिलते हैं जो उसके इतिहास में सबसे ज्यादा है, मुलायम सिंह के जमाने में भी कभी नहीं मिला है। तो ये सिर्फ मुसलमान या यादव का वोट नहीं है, कोई और भी सोशल सेगमेंट्स जुड़ रहे हैं। तो पोटेंशियल है और पोटेंशियल अखिलेश को साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कमजोर हो रही है, बाकी छोटी पार्टियां जो हैं वो कमजोर हो रही और ये दो जनता की इच्छा ये है कि बाईपोलर हो। लिहाजा उन्होंने जो छोटे छोटे ये मठाधीश हुआ करते थे जातिगत उसको ये खत्म कर रही है। अखिलेश को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब स्टेट पॉलिटिक्स में फुल टाइम पॉलिटिक्स करें और यादवाइजेशन से बचे, जो मुलायम सिंह की गलती हुई थी, एक्सेसिव सेकुलरिज्म तथा कथित माइनॉरिटी अपीजमेंट, एक्सेसिव जो आप यादवाइजेशन करते थे उससे बचे और एक अच्छे शालीन पॉलिटिकल फोर्स की तरह आप बीजेपी के बरक्स खड़े हो। तो मेरे ख्याल से यही पर्पस होगा जो अखिलेश आने वाले दिनों में इसको कैरी आउट करेंगे और 2024 उनके लिए एक बेंचमार्क होगा। अगर उसमें भी अपना परफॉर्मेंस बेटर करते हैं, सीट जीते या न जीते, लेकिन पोल परसेंटेज अगर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति बाईपोलर धीरे धीरे होती जा रही है। आनंद दुबे जी, आप इस रणनीति को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होने की उनकी कोशिश है, लेकिन इनके सर की तरफ से जिक्र जो किया गया बड़ा अहम है कि पोल परसेंटेज समाजवादी पार्टी का 32 के करीब है, जो अब तक कभी नहीं रहा। आने वाले वक्त में इसे और बढ़ाने की कोशिश अखिलेश की। देखिए, ये रणनीति नहीं है, रणछोर नीति है। अखिलेश यादव जी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि 2022 के जो ये चुनाव हुए, इसके पहले वो 400 सीटें जीत रहे थे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 3 सीट विपक्ष के लिए छोड़ रहे थे और आए कितने पे, जनता ने उनको कहां लाके पटका उनको समझ में आ गया। अब अखिलेश यादव जी को एक चीज बहुत स्पष्ट समझ में आ गई है कि आने वाले समय में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और अखिलेश यादव जी चुनाव हार जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने आजमगढ़ छोड़ने का फैसला किया और करहल इसी तरह से करा के वो जीते हैं। अगर वो करहल से भी करहल सीट छोड़ते तो करहल सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। तो इसलिए अखिलेश यादव जी दुविधा में थे और उन्होंने यही तय किया कि तत्काल हारने से बेहतर है कि आगे 2024 में जो हार है उसको टाल दिया जाए। ठीक है भुवन जोशी जी, एक बड़ा अहम सवाल इस वजह से कि क्या बीजेपी ने मजबूर कर दिया किसी भी इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे उनका अंदाज बदलने में? क्या प्रदेश में अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर प्रदेश में सीट्स भी आपको एक्टिव तरीके से दिख नहीं पाएंगे? आज समाजवाद के ध्वजवाहक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस ने जो उन्हें मैंडेट दिया है उस मैंडेट का पालन करें और लगातार समाजवाद की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक जो उन्होंने कहा था माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा करने का काम आज माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूँ जरा राजनीतिक विश्लेषण ढंग से कर लिया करें। आज राजनीतिक विश्लेषण उत्तर प्रदेश का यह है, क्योंकि मैं भी राजनीति का विद्यार्थी हूँ, कि हमारी सीटें भी बढ़ गई है, हमारा परसेंटेज भी बढ़ गया हो और आपके राजनीतिक विश्लेषक साहब से मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी राजनीति का विद्यार्थी हूँ और आज ट्रू पोल पॉलिटिक्स यूपी की हो गई है, ये बात तय है, चाहे आप इसके कितने ही लोगों से चर्चा कर लीजिए। आज ट्रू पोल पॉलिटिक्स है, अगर एक पोल उसका बीजेपी है तो दूसरा सपा है, बाकी केवल एडजस्टमेंट कर सकते हैं छोटे दल, तीसरा विकल्प कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी के फैसले से उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आशा जगी है। विपक्ष में रहते हुए वो लगातार अब हमारे नौजवानों की, विद्यार्थियों की, मातृशक्ति की, मजदूरों की, किसानों की आवाज को प्रखर तरीके से और मजबूत करेंगे। उन्होंने इस मैंडेट को, उत्तर प्रदेश के मैंडेट को स्वीकार करके और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने का जो फैसला लिया उसमें उत्तर प्रदेश की जनता में आज बहुत जोश है। ठीक है भुवन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश लगातार बने हैं लखनऊ से। अविनाश,
एक तरफ बीजेपी के पास कई सारे चेहरे होते हैं। किसी भी प्रदेश की राजनीति में जब चुनाव होता है, बीजेपी अपने तमाम लीडर्स को वहां पर झोंकती है, अपने काडर को झोंकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने टफ फाइट देने के बावजूद एक जो मिसिंग फैक्टर दिखा, अखिलेश यादव यूपी की पॉलिटिक्स के साथ साथ दिल्ली की पॉलिटिक्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे, इकलौते चेहरे थे। अब जब उन्होंने रणनीति बदलने का फैसला लिया है तो उसका असर जमीन पर कितना दिख पाएगा, 24 के लिहाज से भी, राज्यसभा चुनाव के लिहाज से भी, और फिर आगे 27 के लिहाज से भी। देखिए आयुष, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी के अंदर पहले से ही ये मांग उठती रही है कि अखिलेश यादव को सेंटर की पॉलिटिक्स छोड़ स्टेट पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से सक्रिय होना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव भी कई दफे इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें देश की राजनीति नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो धरातल पर उस चीज़ को उतार नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई इस विधानसभा चुनाव में, अखिलेश यादव को भी लगा कि अब सेंटर का मोह छोड़ उन्हें पूरी तरीके से सक्रिय होना पड़ेगा। और पार्टी के अंदर भी दबी जुबान, भले ही लोग अखिलेश यादव के मुंह पर ना बोल रहे हों, लेकिन पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, वो इस बात की मांग करने लगे थे कि अब अखिलेश यादव को केंद्र छोड़ प्रदेश में वापस लौटना चाहिए। और देखिए, जहां तक सवाल इसके प्रभाव का है तो निश्चित तौर पर चूंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और हाउस के अंदर कहीं ना कहीं जो उनके तमाम विधायक हैं, 125 के आसपास विधायक हैं, तो जब वे अपने सबसे बड़े नेता को अपने बीच पाएंगे, चूंकि प्रतिपक्ष के नेता होंगे, तो निश्चित तौर पर उनके मनोबल पर असर पड़ेगा, उनका मनोबल जो होगा ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए, एक सबसे अहम सवाल ये है आयुष की वो काउंटर कितना कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 साल में 2 ऐसे मुद्दे रहे, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर करप्शन की बात करें, तो 1-2 मौकों को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी कभी भी बढ़त नहीं ले पाई इन दोनों मुद्दों पर, ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो पाई, ना बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में आ पाई हाउस के अंदर। तो अगर चूंकि देखिए, एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले 5 सालों में जो स्पीड रही सरकार की, ये माना जा रहा है, जो सियासी जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी मानना है कि जो स्पीड होगी डबल हो जाएगी, क्योंकि जो सिस्टम बनाया हुआ है वो योगी सरकार का बनाया हुआ है। तो उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब डबल स्पीड से काम करने वाली है। और अगर जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर रही, तो वैसे में काउंटर कैसे करेंगे अखिलेश यादव, ये एक बड़ा सवाल होगा। जी ठीक है भुवन जी, अहम सवाल यही हो जाता है। आनंद दुबे जी ने कहा कि रण छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन दूसरी तरफ एनके सर ने बताया कि किस तरह से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये दिखेगी कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक सारे इक्वेशंस को आजमा लिया है। आप कांग्रेस के साथ गए, आप दूसरे दलों के साथ गए, आप छोटे दलों के साथ चले गए। अब आने वाले चुनाव में इक्वेशंस की अगर बात की जाए तो इक्वेशन आपके पास बचा नहीं है। अखिलेश यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर उत्तर प्रदेश में लीड करेंगे तो आखिर इक्वेशंस क्या होंगे उसके लिए आपके पास? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहते हैं और विज्ञान में हमेशा प्रयोग होते हैं। और जो प्रयोग हुए हैं हमने मानेंगे, हमने प्रयोग समाजवादी पार्टी ने जो सफल प्रयोग है उनसे भी सीखने का काम किया है और असफल प्रयोगों से भी। लेकिन इस बार के प्रयोग को मैं कहना चाहता हूं, हमारी सीटें जरूर 11वीं आंकड़े पार नहीं कर पाई, लेकिन हमारा अभी आपके चैनल में चर्चा चल रही है और बड़ी स्वस्थ चर्चा चल रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई भी देना चाहूंगा। हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी है। और लेकिन भुवन जी से दूसरे नजरिए से देखते हैं, भुवन जी से दूसरे नजरिए से देखते हैं, आप लोगों का वोटिंग परसेंटेज 32 के करीब है। मुस्लिम वोट 19% प्रदेश में, 11% यादव वोट, 11 और 19 होकर 30 होता है, 2% एक्स्ट्रा। अगर मान लिया जाए कि इन दोनों वोट बैंक जो है वो 80% से ज्यादा आपके साथ रहा, तो बाकी जातियों का वोट आपके पास कैसे आ पाएगा? कागज पर चली बात अलग है, लेकिन जमीन पर कैसे उतारेंगे इसे भुवन जी? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्टता कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय अखिलेश यादव जी को जो समझते हैं वो हमेशा जाति के लिए जमात की राजनीति करते हैं। उनकी लास्ट कोशिश है कि आखिरी खड़े व्यक्ति को न्याय मिल सके, उसकी इकोनॉमी बढ़ सके, उसके लिए संघर्ष किया जा सके, इस बात को वो करने वाले व्यक्ति है। और आप देखिएगा, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों का वोट बढ़ा है और आगे और बढ़ने वाला। ठीक है एनके सर, अगर प्रदेश में अखिलेश यादव एक्टिव रहते हैं तो वो भ्रम क्या बाकी जातियों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाता था, वो भ्रम टूट पाएगा? उसका आंकड़ा अखिलेश यादव अपने पाले में ले आ पाएंगे? ये चुनौती रहेगी 24 के लिहाज से। और साथ साथ सर्वाइवल के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई है सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कि अगर बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा।
दरअसल ये सवाल आपका देशव्यापी है। देश के हर कोने में इस समय रीजनल पार्टीज को अगर कोई पार्टी खाने जा रही है तो वो बीजेपी है। आप देख ले, शिवसेना ने इसीलिए साथ छोड़ा क्योंकि लग रहा था उसको कि वो हजम कर जाएगी, और यही लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों की यही स्थिति है कि उनको डर है, क्योंकि बीजेपी ऑल इनकम्पासिंग एक पॉलिसी बनाती है और उसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है सरकार के रूप में वो सब भी काफी कारगर रहा है। तो इस समय अखिलेश के लिए एक अच्छा चैलेंज है, लेकिन पोटेंशियल बहुत अच्छा है, यंग है, अभी इनोवेटिव आइडियाज हैं। तो अगर वो समाज में एक्चुअल एक विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत करे तो पोटेंशियल है, क्योंकि मैं साफ देख रहा हूं कि यूपी की पॉलिटिक्स बाईपोलर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, और बाईपोलर में अखिलेश एक अच्छी वो दे सकते हैं, विकल्प दे सकते हैं, बशर्ते कि वो जाति वाले लीडर से उभरे, जो कि एक जमाने में एक ब्रांड हो गए थे, क्योंकि तब हिंदू कंसोलिडेशन नहीं था। लेकिन अब हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी ने कर रखा है और जानते हैं उसके तमाम फैक्टर्स हैं। उसके साथ विकास का जो एक छौंका लगाया है, जो डिलीवरी दे रही है, वो उसको सीमेंट कर रहा है, उस हिंदुत्व को। तो इसलिए काउंटर करने के लिए आपको पब्लिक इश्यूज को बड़े पैमाने पर लाना पड़ेगा। अखिलेश अगर फुल टाइम पूरी जुझारू तरीके से, जो कि राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, तो वजह ये जिसकी वजह से आज कांग्रेस 2.5% पर सिमट गई है। आप सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी और 2.5% पर सिमट जाए, इसका मतलब है कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, बीएसपी को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, अन्य पार्टीज को भी कर रहे हैं। तो अखिलेश के लिए पोटेंशियल है, लेकिन क्या वो जातिवादी राजनीति, क्या वो सेक्युलर जो अपने तथाकथित जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उससे बच पाएंगे? और उससे अगर बचेंगे तो क्या ये लोग इनको नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे? तो ये एक बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, एक कुआं और खाई के बीच में है समझौता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संयत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर अपना व्यवहार करेंगे तो वो बीजेपी के विकल्प के लिए तैयार अगले कुछ वर्षों में हो सकते हैं। आनंद दुबे जी, यही सवाल कि आखिर अगर बाइपोलर इलेक्शन इसी तरह से होते रहे तो क्या समाजवादी पार्टी विकल्प बन जाएगी? और खास करके 24 में जब बीजेपी के लिए स्टेक दांव पर होगा, 60 से ज्यादा सीटें 19 में, 70 से ज्यादा सीटें 14 में आप लोग जीत कर आए थे, तो 24 के लिहाज से कितनी अहम लड़ाई हो जाती है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, समाजवादी पार्टी ने जनता को सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है, तकलीफ दिया है, जनता को जख्म दिए हैं, जिसको जनता अब तक नहीं भूल पाई है। और समाजवादी पार्टी कभी भी जाति और जमात की राजनीति से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के विकास की राजनीति नहीं कर सकती है। इसलिए जनता बार बार इन्हें नकार रही है। 2014 से लेकर 2022 तक लगातार अलग अलग समीकरण, लगातार अलग अलग ध्रुवीकरण किए गए, लेकिन नतीजा एक सा रहा, सत्ता से दूरी बरकरार। लेकिन आनंद जी, भुवन जी दावा ही कर रहे हैं कि समीकरण बदला है, आंकड़े बदले हैं, वोटिंग परसेंटेज उनके पक्ष में बदला है, 100 से ज्यादा सीटें वो लेकर आए हैं, और यही वजह है कि उनका मोरल बूस्ट है। नहीं, वो तो 400 सीटें लेके आ रहे थे। भुवन जी से पूछिए कि अखिलेश यादव ने कहा था कि 400 सीटें जीतेंगे और 3 सीटें सिर्फ बाकी लोग जीतेंगे। विधानसभा लोकसभा का पैटर्न अलग होता है वोटर्स का, लेकिन अगर इसी को कन्वर्ट करें जैसा कि आप लोग कन्वर्ट करते रहे, तो देखिए इस बार समाजवादी पार्टी को सीटों में गेन हो सकता है 24 में। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ और पिछली जो हमारी सीट रही है उससे ज्यादा से हम सरकार बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चिराग जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक है, अविनाश ग्राउंड पर आप, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अविनाश आपके पास आते हैं जल्दी से। भुवन जी कहिए। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को इतना जरूर कहना चाहता हूँ, यही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों से लेकर आज यहाँ तक पहुंची है। ये देश की जनता का धन्यवाद करना चाहिए, और अहंकार का जरूर अंत होता है। इस बार थोड़ा सा हुआ है और अगली बार और ज्यादा हो जाएगा, ये बात मैं इनको विश्वस्त होकर कहना चाहता हूँ। अविनाश आपके पास आएंगे। 2024 से पहले फिर प्रदेश में निकाय के चुनाव होंगे, राज्यसभा का चुनाव जुलाई महीने में 11 सीटों पर है, और फिर 24 का सबसे बड़ा यहाँ पर चुनावी समर देखा जाएगा। उस लिहाज से प्रदेश की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां क्या हैं? एक तरफ शिवपाल यादव का साथ उनको मिला, लेकिन उस तरह से क्या उनका डेडिकेशन हो पाया? ओपी राजभर जैसे जो छोटे दलों को साथ लेकर आ पाए थे, उनको लेकर अब फिर से सवाल उठने लगे हैं। चुनौतियां ग्राउंड पर क्या दिख रही हैं अविनाश?
देखिए कई चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ी चुनौती तो अखिलेश यादव के सामने ये है कि जो एक छवि है समाजवादी पार्टी की, उस छवि को कैसे तोड़ते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि एमएलसी का चूंकि चुनाव होना है 9 अप्रैल को, 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसमें जो 15 उम्मीदवार थे वो एक ही जाति के थे। तो ये एक बड़ी समस्या है समाजवादी पार्टी की कि इस छवि को वो कैसे तोड़े। तो एक चुनौती ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव की ये होगी कि देखिए इस चुनाव में हम सबने देखा और ग्राउंड पर देखा कि जितना यादव और मुसलमान एकजुट हुआ इस पूरे इलेक्शन के दौरान, शायद इतना एकजुट कभी नहीं हुआ होगा। तकरीबन 90% के आसपास अगर हम बात करें तो दोनों जो वर्गों का जो वोट है एकमुश्त गया समाजवादी पार्टी के साथ। तो इस माफी के साथ कि जब यादव और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पास गया तो बाकी जातियों का और बाकी धर्मों का वोट भी इसी तरह से पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ, वो बीजेपी के पक्ष में? अविनाश, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसा कि एनके सिंह सर बता रहे थे कि दोनों तरफ बटा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो ओबीसी का एक धड़ा था वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, जिसमें अगर हम राजभर वोट बैंक की बात करें या फिर पटेल वोट बैंक की बात करें, जो जहां पटेल उम्मीदवार थे, हमने देखा कि वहां पर काफी हद तक जो कुर्मी वोट था वो शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ, अगर वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था। तो इस ट्रेंड को आगे ले जा पाते हैं अखिलेश यादव। एक बड़ा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में जब जनता वोट करेगी तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करेगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे तो विकल्प के तौर पर वहां पर जनता के सामने अखिलेश यादव नहीं होंगे, या तो प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे या फिर सोनिया गांधी होंगी। तो उस समय का जो चुनाव होगा वो दूसरे ट्रेंड पर होगा। और देखिए इस चुनाव के बाद हम लोगों ने महसूस किया, और खास तौर पर जब हम मुस्लिम समाज से बात करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम समाज है वो भी डाइवर्ट होगा 2024 के चुनाव में। हो सकता है कि वो ऑप्शन के तौर पर समाजवादी पार्टी को छोड़ किसी दूसरी पार्टी का रुख करे, हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ जाना पसंद करे। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, वो सेंटर से स्टेट में आ गए हैं, लेकिन जो एक मुश्त वोट बैंक उनको मिला इस चुनाव में, उस एक मुश्त वोट बैंक को वो अपने पाले में रखने में कितना कामयाब होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। इनके सर सवाल ये जिसका जिक्र अविनाश कर रहे हैं कि एक तो वोटिंग पैटर्न अलग होगा और वहां पर जब जनता वोट करेगी तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या अखिलेश यादव उस तरह से फेस अपना इन 2 साल में बना लेंगे कि उनके चेहरे पर भी वोट उसी तरह से पड़ जाए जिस करिश्मेटिक मोदी मैजिक का दावा बीजेपी करती रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली चुनाव में देखा होगा कि विधानसभा में वो आपको जिताती है और प्रचंड बहुमत से जिताती है, उतनी ही प्रचंड बहुमत से बीजेपी के सातों सीट दिल्ली में मिल जाते हैं। तो जनता ने अब ये सीख लिया है कि केंद्र में हमें किस पार्टी को वोट देना है और ठीक उसके उलट वो राज्य में दूसरी पार्टी को वोट देती है। लिहाजा नरेंद्र मोदी के बरक्स कोई भी एक पैरेलल लीडर उनके दूर दूर तक नहीं है। लिहाजा वो इक्वेशन बिल्कुल अलग होंगे। और आज जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं बीजेपी का, उससे वो कहीं काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जो डिलीवरी मिल रही है उससे जनता पूरी तरह से प्रभावित है और वो नरेंद्र मोदी को अभी भी अपना लीडर मान रही है। ठीक है। आनंद दुबे जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने अखिलेश यादव की छवि वो बन पाएगी? आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा के लायक नहीं समझ रही है, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको कहां से भेज देगी और वो कहां से मौका दे देगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है भारत में, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह की लोकप्रियता है, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि कोई भी दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष नहीं खड़ा होता है। मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है भुवन जी, सवाल यही कि जब प्रधानमंत्री मोदी का एक तरफ चेहरा होगा, एक तरफ लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करते हैं, तो फिर अखिलेश यादव वहां कहां खड़े होंगे? और साथ साथ जो अहम सवाल है कि यादव और मुस्लिम वोटर्स से आगे बढ़ पाएगी क्या समाजवादी पार्टी? जो थोड़ा बहुत राजभर और पटेल वोट मिला है, साथ साथ कुछ और बल्लाह वोटर्स भी आए हैं, उस तरह से जाति गुलदस्ता आप लोग बना पाएंगे क्या? देखिए, मैं पहली बात तो कहना चाहता हूँ, आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में जो चुनाव हुए, अभी उसका रिजल्ट मैंने देखा कि एक जगह इनका कप्तान आउट हो जाता है और एक जगह इनका उप कप्तान आउट हो जाता है। 2 राज्यों की बात मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ एक बहुत गंभीर मुद्दा, जो कि आपके चैनल एक अच्छी बहस करा, इसलिए कहना चाहता हूँ, एमएलसी के चुनाव में हमारे कैंडिडेटों के पर्चे तक बांटने का काम सत्ता से
जो प्रभावित सत्ता के जो संरक्षण वाले गुंडे कर रहे हैं, और 2 हमारे विधानसभा के परिषद के सदस्यों के पर्चे में जाके नहीं करने दिया। ये मीडिया दिखा नहीं रहा, इसको भी दिखाने की जरूरत है। मैंने दिखाया, हम लोगों ने दिखाया भुवन जी, इस पर हमने बात भी की है, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी लड़ाई है 2024 तक की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, बीजेपी के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लीडर्स हैं, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी पैर जमाने की कोशिश इस वजह से कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 तक कई छोटे छोटे हर्डल्स उनके सामने हैं। राज्यसभा का चुनाव होगा, निकाय का चुनाव होगा, और सबसे बड़ा लड़ाई जो है वो लोकसभा चुनाव की है। कितनी ताकत झोंक पाएंगे, कितनी चुनौती बीजेपी को दे पाएंगे, सबसे अहम सवाल ये हो जाता है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।